चलिए अब बात करते हैं अगर अपन इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में अपन ने ये कहा कि हार्मफुल स्टिमुलस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर रहेगा तो रिवर्सिबल सेल इंजरी से इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। वही बात कह रहे हैं कि अगर इश्कीमिया और हाइपोक्सिया वाली कंडीशन अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगी तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। कैसे होगी? तो रिवर्सिबल सेल इंजरी से ही इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर वो लीड करेगा। पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है और वही अगर लंबे टाइम तक रहेगी तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। अब जब रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में कन्वर्ट कब होगा, ऐसा कैसे होगा? तो उसमें देखिए एटीपी का डिक्रीमेंट जो रिवर्सिबल में भी हो रहा था बट यहाँ पे अब डिक्रीमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रोटीन जो है उसका अपन देखें तो ना जो डिग्रेडेशन है वो तो बढ़ेगा और जो सिंथेसिस है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। ओवरऑल प्रोटीन और कम हो जाएगा। इंट्रासेल्युलर पीएच जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ठीक है, ये भी अपने को देखने को मिलेगा। साथ में लाइसोसोमल एंजाइम्स का लीकेज हो जाएगा इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन लाइसोसोमल एंजाइम्स का लीकेज होने लगेगा, जिसकी वजह से अपन देखें तो ये सबसे मेन चीज़ है जिसकी वजह से सेल डेथ होती है। फाइनली सेल डेथ इस वजह से हो रही है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए दो एसेंशियल फिनोमिना ये कह रहे हैं, दे आर गोइंग टू द टू एसेंशियल फिनोमिना जो कि आपके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी को आपस में हमेशा डिफ्रेंशिएट करेंगे। और वो दो कौन से फिनोमिना है, दो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, वो मैं आपको अगर बताऊँ तो ये कह रहे हैं कि देखिए अगर रेपरफ्यूजन या रीऑक्सीजनेशन करा जाता है, नाम से ही पता चल रहा है रीऑक्सीजनेशन का मतलब है वापस से ऑक्सीजन सप्लाई अगर करी जा रही है, और रेपरफ्यूजन मतलब होता है रीस्टोरेशन ऑफ ब्लड सप्लाई की ब्लड सप्लाई वापस से रिस्टोर करी जाए। मतलब इश्कीमिया और हाइपोक्सिया की कंडीशन को काउंटर करने के लिए अगर रेपरफ्यूजन या रीऑक्सीजनेशन किया जाएगा तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन का रिवाइवल हो जाता है रिवर्सिबल के अंदर। तो क्यों क्यों रिवाइवल हो जाएगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी कहाँ से बनेगा? उसके लिए भाई आपको ग्लूकोज चाहिए, साथ में ऑक्सीजन चाहिए। तो वही बात है, और वो कैसे आएगा? रेपरफ्यूजन और ऑक्सीजनेशन से आएगा। लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में रेपरफ्यूजन और ऑक्सीजनेशन से माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन का रिवर्सल नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवर्सिबल के अंदर हो जाता है, इरिवर्सिबल के अंदर ऐसा नहीं होगा। भले कितना ही तुम रेपरफ्यूजन करो, कितना ही ऑक्सीजनेशन करो, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन का रिवाइवल तो नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये। अब दूसरा पॉइंट देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्या कह रहे हैं कि डिस्टर्बेंस इन सेल मेम्ब्रेन फंक्शन इन जनरल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन पर्टिकुलर विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब क्या है? अब देखो कईयों को तो ये लगता है कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक चीज़ है। अगर ये लगता है तो ये लाइन कभी समझ ही नहीं आएगी, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस होता है। आप खुद एक बार सोच के देखिएगा। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस आपके जो सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन होती है ना, उसको मिला के सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो सेल की मेम्ब्रेन जो है, सेल की जो आउटर कवरिंग है वो है। दोनों में फ़र्क समझ आया? तो ये क्या कह रही है कि सेल मेम्ब्रेन फंक्शन का तो डिस्टर्बेंस होगा इन जनरल कि हाँ भाई आपके सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन का भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्टर्बेंस इन पर्टिकुलर होगा। यही चीज़ अभी अपन ने ऊपर बोला था। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये सेल थी, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर डिस्टर्बेंस हो गया। अब जो चीज़ें अंदर थी ना वो बाहर लीक करने लगी। यही चीज़ अपन ने अभी ऊपर बोली थी, लीकेज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये चीज़ें निकलने लगेगी और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ आई बात? अब देखिए इफेक्ट्स ऑन सेल की बात करेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। पहली बात मैं बता देता हूँ कि जो इफेक्ट्स ऑन सेल होने वाले हैं उसमें टोटल 5 चीज़ें अपने को इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर देखनी है, और वो पाँचों चीज़ें होती कैसे है वो अपने को समझना है। ठीक है, वो 5 चीज़ें कौन कौन सी है? देखो भाई, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज है। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के अलावा एक है मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन डैमेज के अलावा एक है साइटोस्केलेटल डैमेज, एक है न्यूक्लियर डैमेज, और एक फिर अपन कहेंगे कि लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से अल्टीमेटली सेल डेथ हो रही है, वो कैसे हो रही है। अब ये पांचों पॉइंट अपने को समझने, 5 में से 4 पॉइंट अपन लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं जो इश्केमिक हाइपोक्सिक इंजरी पढ़ा था। अब वो वाला लेक्चर देखिए, आपको ये लेक्चर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रिवीजन चल रहा है सर। चलिए खैर, अभी अपन शुरू करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज किस वजह से हो रहा है? वो इस वजह से हो रहा है कि भाई आपने बोला कि हाइपोक्सिया की कंडीशन है, और हाइपोक्सिया की कंडीशन अगर लंबे टाइम तक रहेगी तो ठीक है भाई। अब हाइपोक्सिया की कंडीशन होते हुए मतलब ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन आपने ब्लड सप्लाई को रिस्टोर कर दिया, आपने
ब्लड सप्लाई को रिस्टोर कर दिया, यानी कि रेपरफ्यूज़न कर दिया। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि अगर अचानक से रेपरफ्यूज़न करेंगे, सेल को चाहिए ब्लड, लेकिन वो बात है कि उसको एक लिमिट में चाहिए कि भाई भूख लगी है तो जितनी भूख है उतना खाऊंगी, एक साथ बहुत ज़्यादा खा लूँगी तो वो भी तो नुकसानदायक है। तो अचानक से इतना सारा आपने ब्लड सप्लाई कर दिया तो सडनली जो रेपरफ्यूज़न होगा उसकी वजह से क्या होगा, वापस से कैल्शियम पंप जो था उसका फेलियर ही हुआ रहेगा। और कैल्शियम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम के इफ्लक्स के लिए, लेकिन यहाँ पे वापस से कैल्शियम पंप का फेलियर ही हो रहा है तो कैल्शियम का इफ्लक्स नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने लगेगा साइटोप्लाज्म के अंदर बिकॉज ऑफ दी रेपरफ्यूजन, यानी कि कैल्शियम का लेवल जो है ना वो बढ़ने लगेगा सेल के अंदर। और ये जो कैल्शियम का लेवल पहले साइटोप्लाज्म में बढ़ा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगेगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को डिसेबल कर देगा, ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज कर देगा। और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन डिसेबल मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो फंक्शन है उसे डिसेबल कर देगा, और ये परमानेंटली डिसेबल कर देगा। मतलब अब तुम कितना ही रेपरफ्यूजन करो, कितना ही डीऑक्सीजनेशन करो, भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सेल को। उसने कह दिया मैं नहीं काम करूँगी तो नहीं करूँगी, क्योंकि ये परमानेंट डैमेज हो गया है, क्योंकि कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा चुका है और उसने माइटोकॉन्ड्रिया का सारा फंक्शन खत्म कर दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरी चीज़ की। दूसरा अपन ने क्या कहा कि भाई मेम्ब्रेन डैमेज होगा। मेम्ब्रेन डैमेज कैसे होगा? वापस से वही बात, कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है। कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है तो अपन ने लास्ट लेक्चर में भी बोला कि कैल्शियम एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक्यूमुलेट होगा तो उसके फंक्शन को डिसेबल करेगा, साथ में कैल्शियम जो होता है ना वो दो एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है, एक तो फॉस्फोलाइपेज, एक अपन ने कहा था कि प्रोटीएज, दो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। फॉस्फोलाइपेज क्या करेंगे? लाइपेज मतलब डिग्रेड कर रहे, मतलब क्या है कि फॉस्फोलाइपेज जो है वो फॉस्फोलिपिड को डिग्रेड करेंगे। फॉस्फोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए फॉस्फोलिपिड्स ज़रूरी होते हैं। तो अगर फॉस्फोलिपिड ही डिस्ट्रॉय हो गए तो भाई क्या होगा, आपकी सेल मेम्ब्रेन भी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और साथ में ये जो कैल्शियम है वो एटीपेज को एक्टिवेट करेंगे। एटीपेज को एक्टिवेट करने का मतलब क्या है कि एटीपी का भी डिग्रेडेशन होगा, तो अल्टीमेटली एटीपी और कम बनेगा। तो सेल मेम्ब्रेन का भी डिग्रेडेशन हो गया, एटीपी का भी डिग्रेडेशन हो गया, ओवरऑल मेम्ब्रेन डैमेज होने लगेगा। ठीक है, तो ये फॉस्फोलाइपेजेस की वजह से आपके मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डैमेज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से। फिर मेम्ब्रेन डैमेज किस वजह से हो रहा है? कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने के बाद जो फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट हुए उसकी वजह से। तीसरा अपन कह रहे हैं साइटोस्केलेटल डैमेज। अभी अपन ने ऊपर बोला कि भाई जो आपके कैल्शियम आएगा वो कैल्शियम जो है वो आपके प्रोटीएजेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करेगा, और प्रोटीएजेज जो है वो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करेंगे, और प्रोटीन जो होते हैं ना वो साइटोस्केलेटन बनाते हैं, यानी कि जो माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट जो मिलके आपके क्या बना रही है, जो एमआईएम याद करते हैं अपन, ये माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स ये मिलके क्या बना रहे? साइटोस्केलेटन बना रही है। और ये क्या है? ये प्रोटीन के तो बने हुए, तो प्रोटीन का ही अगर डिग्रेडेशन हो गया तो ओवरऑल साइटोस्केलेटन का भी डैमेज हो जाएगा। समझ आई चीज़? तो ये कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हुआ, फॉस्फोलाइपेज के एक्टिवेशन की वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हुआ, और आपके प्रोटीजेज के एक्टिवेशन की वजह से साइटोस्केलेटल डैमेज हुआ। इसके बाद ये चौथा कह रहे हैं कि आपके एंडोन्यूक्लियस जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। और एंडोन्यूक्लियस अगर एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे? आपके डीएनए का और न्यूक्लियो प्रोटीन्स का डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर डैमेज देखने को मिलेगा। देखिए न्यूक्लियर डैमेज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर डैमेज 3 फॉर्म्स में होता है और 3 तरीके में, 3 स्टेप बाय स्टेप मेथड में होता है। सबसे पहले पिक्नोसिस होगा, फिर कैरियोरहेक्सिस होगा, फिर कैरियोलाइसिस होगा। अपन ने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि भाई ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट था सपोज। अब क्या होगा कि अगर पिक्नोसिस होगा मतलब कि आपके जो न्यूक्लियस है उसका कंडेंसेशन होगा, मतलब ये आपका न्यूक्लियस एकदम छोटा सा न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये जो क्रोमेटिन जो इतने बड़े न्यूक्लियस में पहले प्रेजेंट था अब इतने से में ही है, यानी कि क्रोमेटिन कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, और जो न्यूक्लियस है वो डार्क कलर का यहाँ पे हो जाएगा पिक्नोसिस के अंदर, यानी कि कंडेंसेशन एंड क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियस हो गया एंड इट विल बिकम डार्क बेसोफिलिक। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि फिर क्या होगा कि इसी न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, इसी न्यूक्लियस के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, और इस प्रोसेस को अपन क्या कह रहे हैं? कैरियोरहेक्सिस कह रहे हैं, दैट इज द न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। और फिर क्या होगा कि एंजाइम्स आएंगे और वो एंजाइम्स आके इन सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर देंगे, इन सारी चीज़ों को है ना ख़त्म कर देंगे, यानी कि इसी फ्रेगमेंट्स का डिसोल्यूशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द कैरियोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ये है डिग्रेड करना। तो 3 स्टेप्स के अंदर न्यूक्लियर डैमेज होता है, पिक्नोसिस, कैरियोरहेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। समझ आया? एंडोन्यूक्लियस के बाद लास्ट फिर अपन बात कर रहे हैं कि लाइसोसोमल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का लीकेज होगा या रिलीज हो जाएगा।
अब लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या होते हैं? तो लाइसोसोमल एंजाइम्स में देखिए एसिड फॉस्फेटेज आते हैं, आरएनएज आते हैं, कैथेप्सिन आते हैं, ग्लाइकोसाइडेज आते हैं, प्रोटीएज आते हैं, लाइपेजेस आते हैं, कई तरीके के एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और लाइसोसोम क्या होते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल होते हैं। तो तुम ये सोचोगे भाई उसके एंजाइम जो सेल के खराब चीज़ों को, जो सेल के अंदर जो डेब्रिस इकट्ठा हो जाता है, जो चीज़ डैमेज हो जाती है, उसका अपन देखे डिग्रेडेशन करने के काम में लाइसोसोम के एंजाइम्स आते हैं। लेकिन अब इसके एंजाइम सेल के बाहर ही रिलीज हो गए और सेल वैसे ही वल्नरेबल कंडीशन के अंदर है कि वैसे ही उसके अंदर कुछ बचा नहीं, एटीपी बन नहीं रहा, मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज हो गया और बचे कुचे जो एंजाइम जो इसको ही नुकसान पहुंचाने वाले वो भी रिलीज हो गए। तो तुम खुद सोचो भाई क्या होगा? यही होगा कि ये सेल को ही खत्म कर देंगे, मतलब सेल डेथ होगी, मतलब इसके अपने ने ही इसको मार दिया। ये हो रहा है। चलो क्या हो रहा है फटाफट समझते कि भाई लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज हुआ, लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज हुए। अब लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज होते ही अब सेल के अंदर कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन कम है क्योंकि हाइपोक्सिया हो रखा है, पीएच कम है क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस हो रखा है। और इसी कंडीशन के अंदर तो ये एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये जैसे ही एक्टिवेट होंगे ये एंजाइम सेल के कंपोनेंट का डाइजेशन करने लगेंगे और जैसे ही डाइजेशन करेंगे तो सेल डेथ होगी। और अब ये जो डेड सेल होगी, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो डेड सेल है वो रिप्लेस किससे होगी? दीज विल बी रिप्लेस्ड बाय माइलिन फिगर्स। दीज विल बी रिप्लेस्ड बाय माइलिन फिगर्स। ये आपके माइलिन फिगर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और माइलिन फिगर्स अपन ने पहले ही बोला है कि दीज आर एक्चुअली द मासेस ऑफ फॉस्फोलिपिड, वो होते हैं माइलिन फिगर्स। अब ये माइलिन फिगर्स का क्या होता है? फैगोसाइटोसिस हो जाता है बाय द मैक्रोफेजेस कि भाई ये आपकी सेल थी, ठीक है, और इस सेल से ये मेम्ब्रेन डैमेज हो गया। मेम्ब्रेन डैमेज होने के बाद आप मानिए कि एंजाइम्स निकल गए और सेल के अंदर का जो मटेरियल था उसका भी डिसोल्यूशन हो गया। अब खाली सेल के टुकड़े 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 बचे, ठीक है। अब ये आपकी एक मैक्रोफेजेज आई, वो मैक्रोफेजेज आके इसका फैगोसाइटोसिस कर देगी, पहली बात तो ये। और एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग दे रखा है, वो ये है कि इट कैन बी मिस्टेकन फॉर द कैल्शियम सॉल्ट, कि माइलिन फिगर्स और कैल्शियम सॉल्ट जो है दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, पहली बात तो। दूसरी बात कि दोनों ही सेम सिचुएशन में पाए जाते, यानी कि जब भी डेड सेल्स होती है ना, तो डेड सेल्स जो होती है वो किससे रिप्लेस हो रही है? माइलिन फिगर से। और वहीं पे सपोनिफिकेशन भी हुआ रहता है, यानी कि कैल्शियम सॉल्ट भी पाए जाते हैं। और दोनों के स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं दैट माइलिन फिगर्स एंड कैल्शियम सॉल्ट कैन बी मिस्टेकन फॉर वन अनदर। ऐसा होता है, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। बस ये बात है कि दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है और दोनों ही जहाँ पे डेड सेल्स प्रेजेंट होगी, जैसे कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन होती है, वहाँ पे माइलिन फिगर्स भी होंगे तो कैल्शियम सॉल्ट्स भी होगी। समझ आया? चलो, तो अब ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज हुए इसकी वजह से क्या हो गया? लाइसोसोमल डैमेज हो गया, सेल डेथ हो गई और फैगोसाइटोसिस हो गया, ये अपन ने बोला। तो 5 स्टेप्स के अंदर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है जो अपन ने बात करी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई कि ये जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम भाई लाइसोसोम से तो निकल गए, लाइसोसोम से निकलने के बाद में सेल से भी निकल गए, सेल से निकलने के बाद में कहाँ जाएंगे? खुद सोच के देखो, सीरम में जाएंगे। अब सीरम के अंदर जाएंगे तो अपन क्या करेंगे? इसी सीरम के अंदर इसका ही एस्टिमेशन करेंगे। तो इसका एस्टिमेशन करेंगे तो एंजाइम्स का एस्टिमेशन हो सकता है। अब एंजाइम्स के एस्टिमेशन से अपन पता कर सकते हैं कि भाई कौन सी डिजीज़ हुई है, कौन सी नहीं हुई है। जैसे अपन ने लास्ट ईयर भी अगर बायोकेम के अंदर आपने जॉन्डिस पढ़ा होगा, इस बार भी आप पढ़ेंगे तो पता है भाई SGOT का लेवल देखते हैं अपन, है ना, SGPT का लेवल देखते हैं। तो वो लेवल कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वहाँ पे वही चीज़ है कि सेल डेथ हो रही है, और सेल डेथ अगर हो रही है तो एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं और वो एंजाइम सीरम के अंदर रिलीज़ हो रहे हैं। अपन सीरम सैंपल लेते हैं, उसके ऊपर टेस्ट रन करते हैं और टेस्ट रन करते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि कौन से एंजाइम्स का लेवल बढ़ा हुआ है, कौन से एंजाइम्स का लेवल कम हुआ हुआ है। तो यहाँ पे यही 1-2 एग्जांपल यहाँ पे दे रखे कि भाई AST और SGOT जो होता है वो डिफ्यूज़ लीवर सेल नेक्रोसिस के बारे में बताता है। नेक्रोसिस अपन पढ़ेंगे, अभी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ये समझो कि ये जॉन्डिस के लिए बता रहे हैं एक तरीके से। वैसे ही ALT या SGPT जो होता है ये SGOT या AST से ज़्यादा स्पेसिफिक होता है फॉर द सेम कंडीशन, लीवर सेल नेक्रोसिस के लिए। और CKMB और जो कार्डियक ट्रोपोनिन्स होते हैं वो एक्यूट MI के केस में यूज़ में लिया जाता है। अपने को पता है CKMB होता है, CKMM होता है, CKBB होता है। तो जो आपके कहना MI के लिए स्पेसिफिक होता है वो CKMB होता है। वैसे ही कार्डियक ट्रोपोनिन्स जो होते हैं वो कार्डियक ट्रोपोनिन ITC होते हैं, जिसमें आई वाला जो होता है वो अपन कह रहे हैं कि स्पेसिफिक होता है फॉर एक्यूट MI। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि ये बस एंजाइम्स का एस्टिमेशन से अपन पता कर सकते हैं आपके डिजीज़ेस के बारे में, ठीक है। अब देखिए अपन ने इरिवर्सिबल सेल इंजरी भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। देखिए डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। डिफरेंस अगर अपन देखें तो कुछ भी नहीं करना, जो अपन ने पढ़ा सेम चीज़ बोल रहा हूँ,
खाली रिवाइज करा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। कि डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में होगा, यहाँ पे है ना वही अगर है ना हार्मफुल स्टिमुलस का परसिस्टेंट होगा फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो वापस से इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। यहाँ पे सेल अपनी नॉर्मल स्टेट में जा सकती है, यहाँ पे सेल जो है वापस अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं जा सकती। इसका पैथोजेनेसिस यही है कि इश्केमिया हाइपोक्सिया होगा तो एटीपी प्रोडक्शन कम होगा, इंट्रासेल्यूलर लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है इस वजह से, जिसकी वजह से न्यूक्लियर क्लम्पिंग होगा। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप जो है उसका डैमेज होगा और सोडियम पोटेशियम पंप का भी डैमेज होगा और उसकी वजह से वाटर का इन्फ्लक्स हो जाएगा सेल के अंदर और हाइड्रोपिक स्वेलिंग देखने को मिलेगा और प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा। तो यहाँ पे अपन इसके जो पैथोजेनेसिस है इरिवर्सिबल की, तो कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो रहा है। मेम्ब्रेन डैमेज किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यही कैल्शियम जो है उसकी वजह से फॉस्फोलाइपेज का एक्टिवेशन हो रहा है तो मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है। और वही कैल्शियम की वजह से अपन कह रहे हैं प्रोटीएस का एक्टिवेशन हो रहा है तो साइटोस्केलेटल डैमेज हो रहा है और साथ में न्यूक्लियस का एक्टिवेशन हो रहा है तो न्यूक्लियर डैमेज हो रहा है। और फिर अपन ने कहा कि लाइसोसोमल के हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से सेल डेथ वगैरह हो गई और फिर अपन इन्हीं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का एस्टिमेशन करके क्या कर पाएंगे, डिजीजेस वगैरह का अपन डायग्नोसिस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा अपन ने समराइज कर दिया चीज़ों को। नेक्स्ट अपन मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी अपन ने देखिए पहले ही बोल दिया, वो डायग्राम फिर से लगा देता हूँ मैं आपके लिए। ये डायग्राम देखिए, पहले ही मैंने बोल दिया है कि आपके जो मॉर्फोलॉजी है सेल मेम्ब्रेन के अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर ब्लैब्स और माइलिन फिगर देखने को मिलेंगे। इरिवर्सिबल के अंदर भी सेम ही चीज़ देखने को मिलेगी बट वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। ये देखो यहाँ पे ब्लैब्स है, यहाँ पे भी माइलिन फिगर्स है, यहाँ पे भी ब्लैब्स वगैरह देखने को मिलते हैं और माइलिन फिगर्स सेल के बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे स्वेलन होगी, यहाँ पे स्वेलन होने के साथ साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लाइसिस भी हो जाएगा। राइबोसोम यहाँ पे डिस्पर्स होंगे, यहाँ पे डिस्पर्स होने के साथ साथ में लाइसिस भी हो जाएगा। लाइसोसोम ऑटोफेजी की कंडीशन होगी कि भाई जो खराब चीज़ है उसका ऑटोफेजी कर ले ताकि बची हुई सेल को सर्वाइव करा पाए, ताकि रिवर्सिबल कंडीशन है तो वापस से सेल नॉर्मल कंडीशन में जा पाए। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, लाइसोसोम का भी पहले तो स्वेलिंग होगा फिर वो रप्चर कर जाएंगे जिसकी वजह से लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे और वो पूरी की पूरी सेल को ही डेथ कर देंगे। न्यूक्लियर चेंजेस में यहाँ पे क्लम्प्ड क्रोमेटिन देखने को मिलता है तो यहाँ पे पिक्नोसिस, कैरियोरहेक्सिस और कैरियोलाइसिस, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस का पहले कंडेंसेशन होगा, फिर उसका फ्रेगमेंटेशन होगा और फिर उसका डिसोल्यूशन होगा। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में डिफरेंसेस की बात करिए। डिफरेंसेस मैंने फटाफट इसलिए बताई क्योंकि मैंने सिर्फ समराइज करा है, अपन ने पहले बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर ये लेक्चर यहाँ तक देखा है तो अब आपको सेल इंजरी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल और हेल्पफुल अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर्स और मिलते रहे।